ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सिंपल लिविंग की आवश्यकता को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंतर्गत प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के ड्रॉबैक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कई सारे उदाहरणों से ये देखा कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसके दुष्प्रभाव होते हैं और वो दुष्प्रभाव होते ही हैं, और क्या होंगे, कितने होंगे, कब होंगे, ये पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता हमेशा ज़्यादातर, और इसलिए उसके लिए उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए वो दुष्प्रभाव होते ही हैं और शुरू में वो दुष्प्रभाव दिखते नहीं हैं, कम होते हैं, और जैसे समय बीतता है वैसे ये दुष्प्रभाव अधिक बड़े स्तर पर दिखने लगते हैं। और अगर हम ऐसा सोचें कि इन दुष्प्रभावों के लिए हम और टेक्नोलॉजी के द्वारा इन दुष्प्रभावों को निरस्त करेंगे, तो उसमें भी वही सिद्धांत लागू होता है कि वो जो और नई टेक्नोलॉजी आएगी उसके और कुछ नए दुष्प्रभाव होंगे। तो इस प्रकार से ये जटिल एक समाज जिसमें हम कुछ सरल समस्याओं को सुलझाने के चक्कर में और बहुत सारी जटिल समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। फिर आज हम लोग एक दूसरा पहलू आरंभ करते हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी वो लोगों को कंट्रोल करने का और लोगों को और अन्य जीवों को और प्रकृति का शोषण करने का साधन बनता है। टेक्नोलॉजी प्रेरित करती है एक्सप्लॉइटेशन एंड कंट्रोल बाय अ फ्यू ऑफ द मास। बहुत कम लोग अनेक लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, इसको प्रेरित करती है, इसको संभव बनाने के कारण इसको प्रेरित करती है टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन का अर्थ क्या है कि किसी व्यक्ति से या जीव से हम जिस अनुपात में कोई भी वैल्यू को, मूल्य को ग्रहण कर रहे हैं, बदले में कम देना, और इस प्रकार से एक असंतुलन बनाना और एक इनजस्टिस करना। तो जो शोषित होता है वो शोषण के दुष्प्रभावों को सहन करता है। और क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा ग्लोब, सब लोग एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य आश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए
अगर कुछ लोग शोषित हैं और उनको उससे सफरिंग होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से जो शोषण करने वाले हैं वो भी उसके दुष्प्रभावों में आते ही हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। तो कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ावा देती है? मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी जो एक्सप्लॉइटेशन जहां होता है, जिन लोगों का होता है, उनको दूर कर देती है, बहुत रिमोटली एक्सप्लॉइट करना संभव बनाती है। इसीलिए जो एक्सप्लॉइट करने वाले लोग हैं, सामान्यतया वो एक्सप्लॉइट करने की उनकी प्रवृत्ति ना भी हो, उनके अंदर नैतिकता हो, और नैतिकता के कारण वो स्वभाव से ऐसे शोषण ना भी करना चाहें, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा ये संभव हो जाता है कि जो लोग एक्सप्लॉइट होते हैं या जो जानवर एक्सप्लॉइट होते हैं या प्रकृति जहां एक्सप्लॉइट होती है, वो उनकी आंखों से दूर होती है। उसका अनुभव एक्सप्लॉइटेड जो है, उसका अनुभव जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको नहीं होता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के द्वारा रिमोटली ऐसा कर पाते हैं। इसीलिए ये एक्सप्लॉइटेशन वो लोग कर पाए ऐसा संभव हो जाता है जो अन्यथा एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ये जो दूरी है एक्सप्लॉइटर में और एक्सप्लॉइटेड में, ये डिस्टेंस की दूरी हो सकती है और ये समय की दूरी हो सकती है। समय की दूरी से अर्थ है कि आज एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन के जो प्रभाव हैं वो कई समय बाद, डिकेड्स बाद आएंगे। तो इसलिए वो आज हम उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें वो सेफ लगता है। हम उसके दुष्प्रभावों को देखते नहीं है, इसलिए हमें वो सेफ लगता है। तो ये एक प्राइमरी तरीका है जिससे टेक्नोलॉजी के द्वारा शोषण को बल मिलता है। अब इसकी और गहराई में जाने से पहले एक हम पॉइंट समझने की कोशिश करें कि ये जो एक्सप्लॉइटेटिव एटीट्यूड है, इसका जन्म कैसे हुआ। विशेष रूप से हम आधुनिक सभ्यता के अंदर ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रकृति का शोषण, जानवरों का शोषण, एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण अत्यधिक बढ़ गया है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये शोषण करने की प्रवृत्ति तो कैसे ऐसी हुई कि आज लोग इतने क्रूरता से जानवरों को इतनी बड़ी मात्रा में मार देते हैं, लोगों को इतनी बड़ी मात्रा में मारते हैं, प्रकृति का इतना खराब तरीके से पूरा शोषण करते हैं। ये मानसिकता कैसे आई? इसको समझने के लिए हम ये देखें, हिस्ट्री में थोड़ा जाएं कि जब से ये आधुनिकीकरण का दौर आरंभ हुआ है, लगभग 300 साल पहले से, जिसको एनलाइटनमेंट एरा हम लोग कहते हैं, यूरोप के अंदर जहां से टेक्नोलॉजी का विकास होना शुरू हुआ, उस समय से पहले तक का जो यूरोपियन समाज था, क्रिश्चियनिटी तो 2000 साल पहले से आरंभ हुई। आज हम 2025 में हैं, तो 2000 साल
से ये क्रिश्चियनिटी डेवलप हो रही थी, और उससे पहले यूरोप के अंदर ग्रीक सिविलाइजेशन थी। तो जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी उसके अंदर जो वर्ल्ड व्यू था वो ये था कि हम प्रकृति के एक अंग हैं, हर चीज एक है, कंबाइंड टुगेदर, अलग अलग नहीं है, अन्योन्य सब एक दूसरे पे आश्रित है। और जो भी सुप्रीम है उसने इन सब चीजों को बनाया है, और वो हर चीज एक दूसरे पे कनेक्टेड है, हर चीज एक साथ है। इसलिए यद्यपि साइंस, जो मॉडर्न साइंस है, उसका डेवलपमेंट तो ग्रीस में, ग्रीक सिविलाइजेशन में आरंभ हो गया था, और बड़े बड़े विचारक, चिंतक, अरिस्टोटल इत्यादि उस समय में आ गए, ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर ही थे वो। और विज्ञान की प्रगति, वहां पर सिद्धांतों को, बहुत सारे सिद्धांतों को समझना उस समय से आरंभ हो गया, मॉडर्न साइंस। लेकिन वो जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी उस समय में उन लोगों ने जानबूझ करके टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं दिया। साइंस डेवलप हुई लेकिन टेक्नोलॉजी को जानबूझ करके डेवलप नहीं कराया, यानी कि अप्लाइड साइंस। साइंस प्रकृति को समझ करके उनको अपने उपयोग के लिए लगाना, जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसको उन्होंने जानबूझ करके नहीं बढ़ावा दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी शक्ति है जिससे कि हम प्रकृति का शोषण करेंगे, दोहन करेंगे, और प्रकृति और हम सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए उससे तो सभी का नुकसान होगा, है ना। और इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। साइंस को बढ़ावा देने के पीछे उनका उद्देश्य केवल ये था कि भगवान का जो क्रिएशन है उसको, भगवान को ग्लोरीफाई करना, उनकी महानता को समझना। लेकिन जब ग्रीक सिविलाइजेशन का स्थान क्रिश्चियनिटी ने लिया तो उस समय से विचारधाराएं, वर्ल्ड व्यू बदलने लगा। क्रिश्चियनिटी के आरंभ से अभी वर्ल्ड व्यू ये हो गया कि भगवान ने ये सब कुछ चीज जो बनाई है वो आदमी के लिए बनाई है। तो यहां से डिफरेंशिएशन होना शुरू हो गया आदमी का और अन्य सबका। जो हमारी पूरी प्रकृति है उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन शुरू हो गया। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब एक पृथकीकरण, कि मनुष्य है और प्रकृति है, दो चीजें हैं। और प्रकृति जो है या अन्य जो भी जानवर इत्यादि भी हैं वो मनुष्य के उपभोग के लिए भगवान ने बनाए। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि मनुष्य साइंस के द्वारा भगवान की प्रकृति को समझे और फिर उस प्रकृति को समझ करके प्रकृति को मनुष्य अपने उपयोग के लिए डेवलप करे। ये भगवान चाहते हैं। ऐसी विचारधारा का जन्म हुआ क्रिश्चियनिटी के आरंभ होने से। इसके कारण ये इम्पेटस मिला टेक्नोलॉजी को डेवलप होने का, और एनलाइटनमेंट एरा के समय में ये चीज प्रैक्टिकली उस समय में होनी शुरू हुई। यानी कि साइंस के द्वारा अभी टेक्नोलॉजी, साइंस का नेक्स्ट फेज वो टेक्नोलॉजी के रूप में डेवलप हुआ। और उद्देश्य भी था कि हमें प्रकृति को समझना है जिससे हम प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल सकें। इसलिए जो एनलाइटनमेंट एरा के दो बड़े विचारक थे, फ्रांसिस बेकन और रेने डेस्कार्tes थे। तो फ्रांसिस बेकन, उसने एक प्रसिद्ध वाक्य दिया कि नेचर टू बी कमांडेड मस्ट बी ओबेड, कि जो प्रकृति है उसको कमांड करने के लिए हमें उसको
समझना होगा, तभी हम उसको कमांड कर सकते हैं। तो अभी ये आउटलुक हो गया, और यहाँ से जो पूरी एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी है वो जन्म उसका इस तरह से हो गया कि मनुष्य तो प्रकृति और बाकी सब चीज का शोषण करने के लिए ही है। दैट इज व्हाट गॉड हैज मेड अस। और फिर धीरे धीरे तो उसके आगे फिर नास्तिकता आ गई नेक्स्ट फेज में। एनलाइटनमेंट एरा के जो चैंपियंस थे दे वर ऑल क्रिश्चियंस, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी बढ़ी तो धीरे धीरे फिर साइंस जो है वो ज्यादा ज्यादा एथियस्टिक होने लगी, और उससे फिर जो शोषण था वो अभी अनकंट्रोल्ड हो गया और ज्यादा बढ़ा। और इस तरीके से ये विचारधारा डेवलप हुई कि जो पूरा डेवलपमेंट जो हुआ, एक्सप्लॉइटेशन जिससे पॉसिबल हुआ, उसमें ये कारण थे अवेलेबिलिटी ऑफ चीप सोर्सेज ऑफ फॉसिल एनर्जी, क्योंकि जब ये साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव होने लगा कि हम जो फॉसिल एनर्जी है, जो क्रूड ऑयल है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए और उसको अलग अलग तरीके से उसकी जो एनर्जी है उसको हम हार्नेस कर पाए। तो इसलिए बहुत चीप सोर्स मिल गया एनर्जी का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली चीप सोर्स एनर्जी का मिल गया, जिससे टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में बहुत बहुत बढ़ावा मिला। और दूसरा था कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी उससे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पाए, नेचर के रिसोर्सेज को, है ना, मिनरल्स को, अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस हैं उनको, और उससे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना पाए। तो एनर्जी एज वेल एज मटेरियल दोनों को हम एक्सप्लॉइट कर पाए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से। और एक ऐसी कल्चर, पूरी जो मानसिकता डेवलप हुई थी उससे एक ऐसी कल्चर डेवलप हुई जिनमें एक उपभोग करने की, कंज्यूम करने की और भौतिक समृद्धि की एक ऐसी इच्छा, ऐसी चाह थी जिसका कोई अंत नहीं था, असीमित इच्छा, ग्रीड, ऐसी सभ्यता डेवलप हुई। और ये तीनों चीजें के कॉम्बिनेशन से ये पूरा जो टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया। तो अभी ये जो इस एक्सप्लॉइटेशन के द्वारा जो नेचर का डोमिनेशन है, ह्यूमन डोमिनेशन ऑफ नेचर, वो धीरे धीरे बढ़ता 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 आज एक बहुत ही बड़े स्तर पे पहुंच गया है, और आगे भी इस प्रकार से और बढ़ने की दिशा में ही है। तो उसमें अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो मुख्य 3 इंडिकेटर के ऊपर हम चर्चा थोड़ी करें कि कैसे हमने लैंड यूज, पूरी जो हमारी अवेलेबल लैंड है उसका कितना अधिक शोषण किया है मनुष्य ने। दूसरा, जो सारे मिनरल्स और गैसेस हैं उसका शोषण कैसे किया, उसके द्वारा बायो जियोकेमिकल साइकिल जो है, कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन, उन सबको हमने किस प्रकार से पूरे की तरह से उसको शोषण किया है, उसको अपने उपयोग में लगा लिया है। ये उदाहरण अगर हम देखें तो पहले लैंड यूज को देखें तो एक टर्म है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब एक आदमी अपनी उपभोग के लिए जो भी इस्तेमाल करता है, हवा, पानी, मिनरल्स इत्यादि, उसको हम देखें कि उसमें कितनी लैंड वो व्यक्ति उपयोग करता है। जैसे खनिज हैं तो खनिज लैंड से आते हैं, जो भी हमारी एनर्जी के सोर्स हैं उसमें हम लोग माइनिंग करते हैं, कोल माइनिंग करते हैं, तो उसके लिए भी लैंड जाती है। तो ऐसे करके जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको अगर हम देखें कि उसमें कितनी लैंड जो है एक व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है, तो लगभग एक अमेरिकन जो है वो 24 एकर्स लैंड कंज्यूम करता है, उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 24 एकर्स है। और डेवलपिंग नेशंस में ये फुटप्रिंट 2.5 एकर्स है। यानी लगभग एक अमेरिकन डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में, या डेवलप्ड कंट्री में जो लोग हैं वो डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में लगभग 10 टाइम्स कंज्यूम करते हैं। उनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इतना बड़ा है, 10 टाइम्स है। तो आज मॉडर्न जो सोसाइटी है उसकी दिशा ये है कि एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय लाइक अमेरिकन्स, है ना। डेवलपिंग कंट्री का डायरेक्शन यही है कि इंडिया शुड बिकम, इंडियंस
should be able to be as affluent, as big enjoyers as American citizens are. तो अगर संसार के सारे लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे आ जाएं, जो सब लोग चाहते हैं, तो अनुमान है कि we will need 3 to 4 एडिशनल अर्थ। जो हमारी वर्तमान जो पृथ्वी है ना, ऐसी और 3-4 पृथ्वी की आवश्यकताएं होंगी यदि संसार में अभी जितने लोग हैं उन सबको यूएस के लेवल का लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना है, तो विच इज मैडनेस, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। तो हमारी जो डायरेक्शन, हम कहाँ जा रहे हैं, अपने कैसे विध्वंस की तरफ जा रहे हैं, इससे हम ये चीज समझ सकते हैं। Then when we come to the next example of biogeochemical cycles, how we are exploiting so many chemicals, minerals for our use and thereby disturbing these biogeochemical cycles. Biogeochemical cycles means जो भी एलिमेंट्स हैं वो पूरी ग्लोबल लेवल पर उनकी एक साइकिल है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। उस सिद्धांत के ही अंतर्गत सभी चीजें पूरे ग्लोबल लेवल पर उनकी एक साइकिल है, और उस साइकिल के द्वारा बहुत सारे हमारे जो फंक्शंस हैं, सीजन्स का टाइम पर होना, टेम्परेचर्स को मेंटेन कर पाना, ये सब चीजें जो है इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के सही प्रकार से चलने पर निर्भर होती हैं। तो आज अगर हम एक बहुत 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 बड़ी मात्रा में इन केमिकल्स का दोहन करते हैं तो उससे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स डिस्टर्ब होती हैं, जिससे कि पूरा बड़े स्तर पे ग्लोबल लेवल पर बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देखें, कार्बन साइकिल। तो एक अमेरिकन जो है अपने जीवन काल में लगभग 8000 पाउंड पेट्रोलियम उपयोग करता है, लगभग 5000 पाउंड कोल उपयोग करता है, और लगभग 4700 पाउंड नेचुरल गैस उपयोग करता है। यानी कि आप समझिए, वो जो इतना सब चीजें उपयोग करता है तो उसको उपयोग करने के द्वारा वो उतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो कार्बन डाइऑक्साइड का 280 ppm था वो आज बढ़कर के 380 ppm हो गया है। तो कितना अधिक हम कार्बन साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसकी वजह से दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि जो मीन ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से भविष्यवाणी है कि सी लेवल, एवरेज सी लेवल इंक्रीज होगा और बहुत सारे समुद्र के आसपास के लोग जो हैं, जो एरिया है वो पानी में डूब जाएगा, जिसकी वजह से लाखों लाखों की संख्या में एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज क्रिएट होंगे। दूसरा उदाहरण देखें वाटर का। तो आज लगभग 40,000 बड़े डैम हैं जिनकी हाइट 50 फीट से भी ज्यादा ऊंची है, और लगभग 8000 छोटे डैम्स हैं, जिसके कारण संसार की लगभग सभी नदियों को हमने ब्लॉक किया है, और अपने इरिगेशन और अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके पानी की नीड्स के लिए, और इसकी वजह से धीरे धीरे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी हमने एक्सप्लॉइट किया है, और इसकी वजह से आज ये हो गया है कि नदियां और जो झरने हैं वो लगभग सूख गए हैं। बहुत सारी नदियां जो है वो अपने डेस्टिनेशन समुद्र तक पहुंचती ही नहीं है। जैसे नर्मदा नदी कोई हम ले, जो बिल्कुल हमारे नजदीक की नदी है, तो नर्मदा जो है वो भरूच में समुद्र में आकर के मिलती है। तो अभी नर्मदा भरूच में समुद्र में आकर के नहीं मिलती है। अभी समुद्र का खारा पानी रिटर्न नर्मदा नदी के अंदर जाता है,
जिससे कि नर्मदा नदी का जो कई 100 किलोमीटर का एंड का विस्तार है, एंड पॉइंट का, उसमें पूरा खारा पानी भरा हुआ है, उसमें समुद्र का पानी है, क्योंकि डैम बनाने के कारण वो पानी वहां तक पहुंचता ही नहीं। So this is the situation with most of the major rivers in the world. और इसकी वजह से धीरे धीरे नदियां वो सूख रही हैं, और उनसे जो सब झरने इत्यादि भी सब सूख रहे हैं। देयर इज अ बुक साइलेंट स्प्रिंग्स, वेरी फेमस बुक, यू कैन रेफर दैट बुक। फिर नाइट्रोजन साइकिल, तो नॉर्मली नेचर के द्वारा एनवायरमेंटल नाइट्रोजन जो है वो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस से, जैसे लेग्यूम्स होते हैं, पल्सेस, वो जो है अपने रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और उसके द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। लेकिन अभी हमने अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसा प्रोसेस इन्वेंट कर लिया जिसको हेबर बॉश प्रोसेस बोलते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रियल लेवल पर अभी हम इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा फिक्स कर देते हैं, उसको ले लेते हैं, और उसके द्वारा हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए, अमोनिया फर्टिलाइजर्स। और बहुत 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 बड़ी मात्रा में अभी हम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम लोग ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के द्वारा कंज्यूम कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, उसको अपनी फील्ड्स के में डाल रहे हैं। तो इस तरह से पूरी नाइट्रोजन साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये जो नाइट्रोजन जो हम डालते हैं केमिकल फर्टिलाइजर में, वो फिर पानी में बह करके नाइट्राइट्स ऐसे कंपाउंड्स बना करके वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, जिससे बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल के डिस्टर्ब होने से बड़े ग्लोबल लेवल पर एनवायरमेंटल डिजास्टर्स इससे प्रोड्यूस होंगे, ऐसी संभावनाएं भी है। उसी प्रकार से मिनरल्स का देखें तो एक अमेरिकन जो है, उदाहरण के लिए, है ना, कितना कितना स्टोन, सैंड, सीमेंट, क्ले, फॉस्फेट रॉक, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर यूज करता है, बहुत बड़ी मात्रा है। सो these are some examples, ये कुछ उदाहरण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे आज हम टेक्नोलॉजी के द्वारा इतना शोषण करने में सक्षम हो पाए हैं, और उसके दुष्परिणाम होंगे, क्योंकि जब शोषण करेंगे प्रकृति का तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स, सो वी आल्सो विल सफर, एंड वी आर सफरिंग, एंड वी विल सफर मोर। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हाउ टेक्नोलॉजी encourages exploitation, वो है भी how machines help in controlling and exploiting workers, how machines help in controlling and exploiting workers। तो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी चर्चा कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी नाउ इट इज 8 o'clock। सो पहले कुछ प्रश्न हम लोग ले सकते हैं, और अगर समय बचा तो फिर थोड़ा और आगे ले सकते हैं। So open for questions now, if there are any. ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। Okay, then we can continue further. So how machines encourage control and exploitation of workers? तो जो machines हैं, industries means they are primarily centered on machines, they are some machines, big machines, so labor saving machines जनरली उनको बोला जाता है। सो ये जो लेबर सेविंग मशीन्स हैं, इनको क्यों एम्प्लॉय किया गया?
अगर इसके ऊपर थोड़ा विचार करें, व्हाई डिड वी स्टार्ट एम्प्लॉइंग दिस मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग दिस मशीन्स, जो सब टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हुई है। तो उसके क्या मुख्य कारण थे, हमने क्या बेनिफिट्स देखे, किन चीजों से प्रेरित होकर के मशीन्स डेवलप हुई, प्रोडक्शन के लिए मशीन्स डेवलप हुई, किन कारणों से, क्या उसके प्रेरणा बल थे, क्या मोटिवेशन था, क्या कारण थे, प्रयोजन क्या थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, फैक्ट्रीज सेटअप की गई, मशीन्स लगाई गई, क्या उसके पीछे उद्देश्य थे। अगर इसके ऊपर चिंतन करें तो सबसे पहला उद्देश्य था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जिसके द्वारा गुड्स की और सर्विसेज की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, और जिसका मतलब है ज्यादा प्रॉफिट, जिसका मतलब है ज्यादा समृद्धि। तो ये एक पर्पस था जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बल मिला। फैक्ट्रीज, यानी पहले जो लोग थे, जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले जो प्रोडक्शन होता था वो इंडस्ट्रीज की जगह विलेजेस में होता था या टाउन्स में होता था। छोटे छोटे लोग अपने अपने घरों में चीजों को प्रोड्यूस करते थे, आर्टिसंस थे। फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर है तो फार्मर जमीन और गाय के द्वारा फार्मिंग करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बनाता था। उसी तरह से कारपेंटर है तो गांव के स्तर पे एक कारपेंटर अपनी स्किल्स को उपयोग करके, अपनी मेहनत करके वो कारपेंट्री के प्रोडक्ट्स बनाता था। उसी प्रकार से ब्लैक स्मिथ अपनी स्किल्स को यूज करके गांव के स्तर पर अपने प्रोडक्ट्स बनाता था। वीवर अपने गांव के स्तर पे अपने ही घर में एक छोटी सी वीविंग हैंडलूम के द्वारा कपड़ा बनाता था, और ये जो कपड़ा बहुत हाई क्वालिटी, इसके डिजाइन इत्यादि बहुत हाई क्वालिटी के होते थे। और लकड़ी जो भी काम होता था बहुत अच्छे से स्किल डेवलप थी, इंडिविजुअल बहुत अच्छे अच्छे उनकी स्किल्स थी, और इस तरह से वो स्वतंत्र रूप से अपनी चीजों को प्रोड्यूस कर पाते थे, और गांव के ही अंदर या आसपास के गांवों में उनके कंज्यूमर्स होते थे, गांव के ही लोग, और वो उन चीजों को लेते थे, और इस तरह से हजारों सालों से लोग जीते आ रहे थे। तो फिर क्या जरूरत पड़ी इन मशीन्स की, इन फैक्ट्रीज की? तो कुछ लोगों के दिमाग में ये विचार आया कि ये लोग इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाते हैं और लोग खरीदते हैं, है ना, तो कैसे हम ऐसा कुछ करें कि ये जो प्रॉफिट है, हम अपना प्रॉफिट, हम लोग इसमें बीच में कहीं घुसे, जिससे कि ये जो पूरा साइकिल चल रहा है इसमें से हम कमा पाए। इससे पहले तक थर्ड पार्टी नहीं हुआ करती थी, जनरली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का डायरेक्ट लिंक था, क्योंकि छोटे छोटे गांव के स्तर पर प्रोडक्शन और कंज्यूमर कंजम्पशन होता था। लोकलाइज्ड इकोनॉमी का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे, क्योंकि आसपास में ही रहते थे। जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड के अनुसार ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता था, और इसलिए कोई मिडल मैन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अभी जब ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ या वो उस प्रकार की विचारधारा आनी शुरू हुई, तो फिर ये आइडिया आया कि हम टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर हैं इनके बीच में हम एक कड़ी बन सकते हैं, जिससे हम एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट को ले सकते हैं। ये जो प्रॉफिट ये लोग कमा रहे हैं उसमें हम उसका शेयर हम अपने हाथ में ले लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि हमें हमें जो है प्रोडक्शन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा,
और मार्केट जो है उसको भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जिससे कि पूरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हम कंट्रोल करेंगे, उससे अब हम लोग ले पाएंगे। तो मशीन्स के द्वारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और मशीन्स के द्वारा जो लेबर के ऊपर डिपेंडेंस है वो खत्म होगी, क्योंकि लेबर कॉस्टली होती है। तो जितना हम मशीन्स डेवलप करेंगे, जितना हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑटोमेशन में जाएंगे, उतना ही लेबर्स की आवश्यकता कम होगी, स्किल्ड, विशेष रूप से स्किल्ड लेबर की आवश्यकता कम होगी, और उतना ही हमारी जो लेबर की डिपेंडेंसी है वो कम होगी, और उतना ही हमारा प्रोडक्शन स्टेबल होगा, क्योंकि लेबर है, आज आए नहीं आए उनकी मन की मर्जी है ना। लेकिन अगर हम मशीनों पे के द्वारा प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन जो है वो स्टेबल होगा और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लेबर की अपनी सीमाएं हैं। लेबर जो है वो केवल दिन में ही काम करता है, लेकिन मशीन से ही हम प्रोडक्शन करेंगे तो दिन और रात मिला करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और लेबर के ऊपर डिपेंडेंस कम होने से उनको हम उनके कम यूज़ करने से कॉस्ट घटा सकते हैं और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण था वो जो मैंने बताया कि हम अगर इन लेबर्स को कंट्रोल कर पाए, प्रोडक्शन के ऊपर जो मोनोपोली है, ये जो इंडिविजुअल क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिसंस हैं, ये लोग अपने अपने स्वायत्त हैं, स्वतंत्र हैं, यदि हम इनकी स्वतंत्रता को छीन लें, यदि ये हमारे हाथ में आ जाए, तो सारा का सारा मार्केट हम ग्रैब कर लें, कैप्चर कर लें, सारी प्रोडक्शन हम कैप्चर कर लें, और फिर इन लोगों को हम यूज कर सकते हैं लेबर की तरह से, सामान्य लेबर की तरह से, और सारा प्रोडक्शन और मार्केट हो हमारे हाथ में आ जाए। तो इस उद्देश्य से विशेष रूप से मशीन्स और फैक्ट्रीज बनाई गई, क्योंकि इसके द्वारा ये जो स्किल्ड वर्कर हैं इनकी प्रोडक्शन को और कंज्यूमर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक मुख्य कारण था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये फैक्ट्रीज डेवलप हुई, तो उस तरह से जो स्वतंत्रता थी क्राफ्ट्समैन की वो खत्म हो गई, है ना। उसको पहले तो प्रलोभन दिया गया कि आपके लिए पॉसिबल है, आप भी सिटी में आ सकते हैं और आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अभी जो आप पैसे कमा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसे आप कमा पाएंगे अगर आप फैक्ट्रीज में आ जाएंगे, है ना। तो उस प्रलोभन से उनको खींचा गया। तो और उसके बाद में धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी वो पूरी खत्म हो गई। वो जो सिस्टम था, छोटे छोटे बाजार, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टली अपने कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करता था, बीच में कोई मिडलमैन नहीं था, वो पूरा सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि लोग जो हैं, जो भी वर्कर्स थे, स्किल्ड वर्कर्स थे, वो लोग अभी अपने अपने गांव छोड़ करके फैक्ट्रीज में काम करने के लिए शहर में आने लगे, इस एल्योरमेंट से कि उनको वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा और उनको ऐसी चीज़ें उपयोग करने को मिलेंगी जो कि गांव के जीवन में संभव नहीं है, जैसे कार चलाने को मिलेगी, उनको क्लब्स में जाने को मिलेगा, है ना। तो ऐसी मॉडर्न गैजेट्स उपयोग करने को मिलेंगे, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, वीडियो गेम्स खेलने को मिलेंगे इत्यादि। तो इस प्रकार से एल्योर होकर के, आकर्षित होकर के, वो जो आर्टिसंस थे, वो जो स्किल्ड पीपल थे, वो लोग अपने गाँव को छोड़ करके शहर में आ गए और गाँव का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे पूरा बंद हो गया। तो वो जो ताना बाना था वो टूट गया। इसीलिए अभी इन लेबर्स का वापस अपने गांव में जाना संभव नहीं रह गया। तो अभी ये संभव हो गया कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की मोनोपोली हो जाए और वर्कर्स अभी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ गए, क्योंकि उनके पास अपने को मेंटेन करने का जो उनके जो पुश्तैनी जो कार्य थे वो सब कार्य खत्म हो गए, है ना। तो इस तरह से ये वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल करना की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि अगर हम मशीन तो बना रहे हैं, मशीन दिन रात काम कर सकते हैं, लेकिन उन मशीनों को ऑपरेट करने वाले वर्कर जब तक दिन रात नहीं मिलेंगे तब तक वो मशीन की प्रोडक्टिविटी तो लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि मशीन के लिए ऑपरेटर तो चाहिए। तो इसीलिए जरूरी है कि मशीनों पे काम करने वाले वर्कर भी हमारे कब्जे में हो, तभी हम मशीनों का पूरा बेस्ट उपयोग कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से ये जो मशीन डेवलप हुई टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसके साथ साथ अवश्यम भावी हुआ कि वर्कर्स को भी कंट्रोल किया जाए, तभी हम मशीनों से बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से
4 मुख्य कारण थे जिनके कारणों से ये फैक्ट्रीज बनाई गई, और उसमें एक प्रमुख कारण था कि जिसके द्वारा जो मर्चेंट्स हैं वो कंट्रोल कर सकें इन लेबर्स को और मार्केट को। तो इसलिए फैक्ट्री वॉज ए मैनेजरियल रादर देन ए टेक्निकल नेसेसिटी, ये पॉइंट है। द फैक्ट्री वॉज ए मैनेजरियल रादर देन ए टेक्निकल नेसेसिटी, यानी कि एक बड़ा प्रमुख कारण फैक्ट्री के पीछे था टू कंट्रोल labor, to control the skilled people, to control the production, to control the market part. तो ऐसा एक प्रोडक्शन प्रोसेस डिजाइन करके जिसमें एक कंटिन्यूस कॉपरेशन चाहिए वर्कर्स और मशीन्स के बीच में, ऐसा एक फैक्ट्री के द्वारा एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है ना, जिससे कि अभी एक मशीन और ऑपरेटर वो एक यूनिट बन गए, क्योंकि दोनों यूनिट की तरह काम करेंगे तभी तो मशीन का मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर मशीन रात को भी चल रही, रात को भी ऑपरेटर चाहिए, तो मशीन और ऑपरेटर दोनों एक यूनिट बन गए। यानी अभी आदमी भी मशीन का ही एक पुर्जा जैसा बन गया, वो उस मशीन की एक यूनिट बन गया, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए आदमी चाहिए। तो वो सिंगल यूनिट कंसेप्ट, और उसके द्वारा धीरे धीरे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनका कंट्रोल वर्कर्स के ऊपर। ये जो वर्कर के ऊपर जो कंट्रोल है, इसका जो पीक आई मैक्सिमम वो आया जब से टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के द्वारा फैक्ट्रीज के अंदर असेंबली लाइन डेवलप हुई। असेंबली लाइन में ऑटोमेशन आया और उसकी वजह से वर्कर्स की बेस्ट पॉसिबल तरीके से उनको उनकी शक्ति को पूरा उपयोग कर सके, ये संभव हुआ। कैसे कि असेंबली लाइन के अंदर उसको ऐसा डिजाइन किया गया जिससे कि एक वर्कर जो है काम को, जो भी एक प्रोडक्शन होना है, मान लीजिए एक कुर्सी बननी है ना, डेस्क बननी है, उस डेस्क के प्रोडक्शन को छोटे 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 पार्ट में ब्रेक किया गया और उसको असेंबली लाइन के द्वारा एक के बाद एक जॉब्स में छोटे छोटे में डिवाइड करके उसको लगाया गया। यानी कि उन जॉब्स को डिवाइड किया गया और टेक्नोलॉजी को यूज किया गया कि जो भी उसमें स्किल है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से मशीन के अंदर आ गई। यानी कि जो स्किल वाला काम है वो मशीन करेगी और जो अनस्किल ऑपरेटिंग का वाला काम है वो उसके लिए आदमी है। तो धीरे धीरे स्किल जो है वो आदमी से ट्रांसफर हो गई मशीन में, और आदमी रह गया स्किल्ड वर्कर की जगह अभी केवल एक ऑर्डिनरी ऑपरेटर रह गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आदमी जो है अभी वो केवल एक सामान्य एक मशीन के पुर्जे की तरह से उसको हम अभी यूज कर सकते हैं। जैसे मशीन के पुर्जे घिसते हैं और उनको रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से, उसी प्रकार से ये जो मशीनों पे असेंबली लाइंस में काम करने वाले वर्कर्स हैं ये एक सामान्य वर्कर्स हैं। कोई इसमें स्किल नहीं चाहिए, उनको केवल बटन दबाने हैं मशीनों के, दैट्स इट। कोई इसमें स्किल नहीं चाहिए, इसलिए वो रिप्लेसेबल है इजीली, इसलिए उनकी अभी चलेगी नहीं। वो पूरी तरह से विवश होंगे, जैसा हम जितना समय उनको लगाना चाहेंगे, जिस प्रकार के कार्य में लगाना चाहेंगे उनको वो कार्य करने के लिए विवश होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो आसानी से रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सारी स्किल वाला काम तो मशीन करती है। भाई आपको काम करना है इतने वेजेस पर, इतने घंटे काम करना है, इस प्रकार से काम करना है, इस कंडीशन में काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ, दूसरे लोग उपलब्ध है हमारे पास काम करने के लिए। तो इस प्रकार से ये एक्सप्लॉइटेशन संभव हुआ। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं टेलरिज्म। एक व्यक्ति था टेलर, उसने ये इस कंसेप्ट को दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स, जिससे कि वर्कर्स जो इंटरचेंजेबल हुए, क्योंकि वो स्किलफुल नहीं, स्किल की जरूरत नहीं है वहां पर, तो इंटरचेंजेबल हो गए और उनको सिंपल टास्क केवल करना है। तो ये जो डिवीजन जो है लेबर का तो उसमें एक नया डिवीजन आया। तो जो स्टैंडर्ड जो इंडिविजुअलिटी थी वो खत्म हो गई, ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, और वो वर्कर जो है एक कमोडिटी की तरह से बिकने लगे, है ना।
जैसे आप देख रहे हैं वर्कर्स का मार्केट लगता है ना, तो ऐसे हो गए वो, है ना। और वहीं से ये कंसेप्ट आया फॉर्डिज्म, फॉर्ड कंपनी, वहां पर सबसे पहले असेंबली लाइन को उपयोग किया गया था बड़ी मात्रा में। तो all possible skills were transferred from human workers to machines, from people to automatic tools, and to the moving assembly line. In the new organization of auto production, unskilled workers were seen by management as other simple machines which happened to be alive. Henry Ford expressed this attitude most clearly in his description of factory line. A business is man and machines united in the production of a commodity, and both man and machines need repairs and replacement. Machinery wears out and needs to be restored. Men grow lazy or careless and should be replaced. तो इस प्रकार से ये जो है एक्सप्लॉइटेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा वर्कर्स का एनकरेज हुआ और पॉसिबल हुआ। तो यहाँ पर आज हम पॉज करते हैं, वी विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, ये नेक्स्ट पार्ट था उससे मेरा एक क्वेश्चन। हाँ प्रभु, ये जो आपने बताया कि थोड़ा तेज बोलिए। आर्टिसंस जो है वो फैक्ट्री में चले गए हाँ और उसके कारण ये सोसाइटी टूट गई और धीरे धीरे आर्टिसंस उधर चले गए और अब वो धीरे धीरे एक ऑपरेटर बन गए। तो इसमें जो आर्टिसंस से जाने वाला पॉइंट है तो कि वो गाँव को छोड़ करके शहर की ओर गए। हाँ लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है अपने गांव में, नाना के यहाँ की जो ग्रामीण जीवन था उसमें सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी घुसती है और लोग उसका उपयोग करना शुरू करते हैं, वो ऊंचे वर्ग सबसे पहले करना शुरू करते हैं। थोड़ा आवाज ना इतनी क्लियर नहीं है आपकी, लास्ट का 2-1 सेंटेंस नहीं सुनाई दिए। अभी ठीक है प्रभु? समवॉट बेटर, ओके। अभी आ रही है प्रभु? हाँ यस। तो प्रभु जी, ये जो हमारे गांव में जो लोग थे, तो मैं वहाँ बचपन में जाता था नाना के यहाँ, तो मैं देखता था कि सबसे जो ऊंचे वर्ग होते हैं गांव में, वो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू करते हैं। जो बड़े वर्ग हैं वो पहले बाइक खरीदेंगे, वो पहले कार खरीदेंगे, तो फिर नीचे वाले वर्ग उनको देख करके फिर वो लालायित होते हैं इस सब कार्य को करने के लिए। तो जो समाज टूटता है, जो मुझे समझ में आता है, सबसे पहले जो ये, क्योंकि आर्टिसंस जो अपना कार्य करते थे उसको उन्होंने छोड़ करके फैक्ट्री को स्वीकार किया, लेकिन फैक्ट्री को खोलने का कार्य जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय और ऐसे वैश्य क्लास जो कि ऊंचे वर्ग है उन्होंने किया। तो जो इंटेलिजेंट क्लास है सोसाइटी का, जैसे एक परिवार में गार्जियन होता है, उसी प्रकार से सोसाइटी में जो ब्राह्मण्स हैं, उन लोगों ने जैसे ही धर्म को छोड़ा और लोगों को प्रेरित किया, तो फिर जाकर के ये नीचे वर्गों ने उसको तोड़ा है। और उसके कारण हम खुद हैं, क्योंकि बाहर से जो अंग्रेज आते हैं वो तो हमें ठीक है दिखा रहे हैं कि भाई ये करो, लेकिन हमारी भी तो बुद्धि है कि हम इसको करें या ना करें। लेकिन हम खुद उससे प्रेरित होते हैं, और जो ऊपर के वर्ग हैं समाज के, जब वो उससे प्रेरित होकर के नीचे के वर्गों को प्रोत्साहित करते हैं, तब जाकर के पूरा समाज एक विकृत रूप धारण कर लेता है। क्या ये सही है ना प्रभु? या और जो टेक्नोलॉजी है वो ये आइडियाज देती है ना, आइडियाज देती है, उससे वो संभव बनाती है। देखिए, जो गांव का जो इंटेलेक्चुअल है, उसके ऊपर है एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जी, जिसने उन गांव के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको ये आइडिया दिया कि भाई देखो, ये टेक्नोलॉजी को यूज करो और अमीर बनो, एंजॉय करो, है ना। तो वो उनके ऊपर वो है ना, सबसे पहले तो जी, जो सेंट्रल लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पर जो बड़े साइंटिस्ट हैं, है ना, वो लोग जो हैं, वो तो सारा मास्टर ब्रेन वहां से शुरू होती है। और वो लोग फिर ये साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलप करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, और फिर जो गांव में जो लोग ज्यादा समृद्ध हैं पहले, या जो ऊंचे वर्ग के हैं, तो वो पहले उसको, उस आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, वो एफ्लुएंस की तरफ भागते हैं, और फिर धीरे धीरे नीचे वाले लोग भागते हैं। तो वो क्रम है, बट द प्रिंसिपल विच इज एक्टिंग इज दिस ओनली,
कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से उसको बढ़ावा मिलता है इस पूरी प्रक्रिया को। अब उसके अंदर वो क्रम है, वो तो कि क्रम कैसे होता है, बट दैट इज द प्रिंसिपल, इजंट इट? जी जी जी, ठीक है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।